वाह भैया, बहुत आला। बस 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 बस, आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएंगे, आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएंगे। अगर आपको किसी ने कहा है कि ताबिश भाई नारे लगाने पे 100 रुपए देते हैं, सब झूठ है। ख़वातीन और हज़रात, वेलकम टू हसना मनाए प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेलेंस। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, अगर हैं तो जोर से तालियां बजाइए। बहुत आला। बस पूरा शो तालियों में नहीं निकालना। आज के जो हमारे गेस्ट हैं भाई, बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। सहाफत को एक नया रंग दिया, खूब खतरे लिए, जो इन चीजों से लोगों ने मना किया वो जरूर की, अपनी जान को खतरे में डाला मगर मौकिफ पे कायम रहे। आपसे अग्री किया जा सकता है, आपसे डिसएग्री किया जा सकता है, मगर आपको इग्नोर नहीं किया जा सकता। पाकिस्तानी सहाफत का सबसे मुस्तनद नाम, ख़वातीन और हज़रात, सहाफत के चलाते हैं तीर। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर हाफिज़ सर। वेलकम। बचती रहनी चाहिए। आइए सर। बैठना नहीं, सॉरी, बैठना नहीं सर। रिवायत हसना मना है ये है कि जो भी गेस्ट आता है पहले एक शेर सुनाता है और फिर बैठता है। तो आप शेर सुनाएंगे या शेर वाली जमात को कुछ सुनाएंगे? मैं शेर सुना दूं। शेर सुनाते। मेरी दास्तान हसरत, वाह, वो सुना सुना के रोए। वाह वाह। मेरी दास्तान हसरत, वो सुना सुना के। मेरी दास्तान हसरत, वो सुना सुना के रोए। मेरे आजमाने वाले मुझे आजमा के रोए। मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। तशरीफ रखिए। आज मेरे सर आप आए, मेरे लिए इतना एजाज की बात है। और मैं भी आज एक शेर सुनाऊंगा। हाँ, थोड़ा सा चेंज किया है लेकिन शेर है कि इस रगड़े के तुम ही उस्ताद नहीं हो ताबिश। इस रगड़े के तुम ही उस्ताद नहीं हो ताबिश, कहते हैं अगले जमाने में कोई हामिद मीर भी था। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आज आप अपनी पहली मोहब्बत का किस्सा आखिरी बार सुनाते। ऐसा हो देखें, हाँ, जब आपको पहली मोहब्बत होती है तो उस वक्त तो आप बहुत छोटे होते हैं ना। मैं तो बड़ा भी था सर। अच्छा, मैंने हर उम्र में पहली मोहब्बत की है। अच्छा। नहीं, मैं तो खैर उस वक्त स्कूल में पढ़ता था और मैंने पहली मोहब्बत जो है वो क्रिकेट के साथ की थी। बुजुर्ग अंदाज है और वो अभी तक बरकरार है। बिल्कुल है। और अच्छी बात यह है कि सहाफत की तरह आप क्रिकेट में भी कई बार बैन हो चुके हैं। ये आपने कहां से खबर निकाली है? और यहां पर भी गलती आपकी नहीं थी। हाँ, गलती मेरी। तो आप बैन क्यों हुए थे भाई? वो ऐसे हुआ कि एक ज़माने में जब मैं लाहौर सिटी क्रिकेट एसोसिएशन की टीम में सिलेक्ट हुआ और हमने पैटर्न्स ट्रॉफी का मैच खेलना था, तो हमारा मैच था कराची ब्लूज़ के साथ, ये जावी स्टेडियम के पीछे जो LCCA की ग्राउंड है। जी हाँ, जी। तो मैच से एक रात पहले मेरे एक सीनियर प्लेयर थे जो वो बहुत बड़े क्रिकेटर थे, बाद में पाकिस्तान की कप्तानी भी की उन्होंने। तो वो मुझे एक मोटरसाइकिल में बिठा के वहाँ पे ले गए। ठीक है। और रात का वक्त था, उन्होंने जाके विकेट उखेड़ना शुरू कर दी खुद से? हाँ। वाह। मैंने उनसे कहा, भाई ये क्या कर रहे हो? इतनी देर में ग्राउंडमैन भाग के अंदर आ गया। तो वो भाग के बाहर जा रहे हैं और मैं पीछे पीछे। तो वो ग्राउंडमैन ने उनको तो नहीं देखा, मुझे देख लिया। आप फंस गए? मैं फंस गया। आप फंस गए। तो अगले दिन जनाब मैं टीम से बाहर और मेरे पे बैन लग गया। अच्छा, वैसे करते क्या थे आप क्रिकेट में? बैटिंग, बॉलिंग, जर्नलिज्म या बस? क्रिकेट में जर्नलिज्म भी होती है वैसे, कि जो टीम की जो खबर होती है जीतने की, तो वो अखबार में जाके मैं ही दिया करता था। अच्छा, पहले से दे दिया करते थे या कभी कभी मैच के बाद? मैं पहले तो ऑफ स्पिनर था। ओके। फिर मुझे माशाल्लाह मेरी बैटिंग अच्छी हो गई, तो फिर मैं बैट्समैन बन गया। फिर मैं जब गवर्नमेंट कॉलेज में आया तो हमारे वहाँ पे कप्तान थे शाहिद अनवर साहब, उन्होंने मुझे विकेट कीपर बना दिया। एक जमाने में ना विकेट कीपिंग का बड़ा मसला चल रहा था पाकिस्तान में, बॉलें छूट रही थी कीपरों से, तो मैंने मशवरा दिया था शेख साहब को बना देना चाहिए विकेट कीपर। कौन से शेख साहब? शेख रशीद साहब को। क्योंकि उनसे सिर्फ इतना कहना है बॉल आता नहीं आती है, फिर देखिए बॉल बच के कहां जाती है। अच्छा, ये नहीं है कि सिर्फ आपने क्रिकेट खेली है, आपने ड्रामा भी किया है। और थिएटर में अजोका थिएटर में। अजोका थिएटर, वो क्या कहानी थी? अब्बा भी, वालिद साहब भी देखने आए थे ड्रामा? वो ऐसे था कि मैं जब गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो मदिया गौहर साहबा जो हैं, जी हाँ, वो भी उसी कॉलेज से पढ़ के गई हुई थी, तो वो वहाँ पे रिहर्सल करती थी अपने। तो उनको एक किरदार चाहिए था जो
लोगों को कोड़े मारता है। ज़िया-उल हक का ज़माना था, कोड़े मारते थे हाँ। ज़िया-उल हक साहब। पूरी कौम को कोड़े लग रहे थे। हाँ, उनकी नजर इंतखाब मुझ पे आके रुक गई और उन्होंने कहा तुम बड़े अच्छे कोड़े मारोगे। अच्छा। वो हमारा ड्रामा जब पेश किया गया तो जो ऑडियंस थी, तो उस ऑडियंस में मेरे वालिद साहब भी थे, लेकिन क्योंकि उसमें मैंने गेटअप किया हुआ था, बड़ी बड़ी मूछें लगाई हुई थी और वर्दी पहनी हुई थी, तो पहचाना नहीं उन्होंने। तो वो जब ड्रामा ख़त्म हुआ तो बड़ी लोगों को बड़ा अच्छा लगा, बड़ी क्लैप हो रही थी। तो अहमद बशीर साहब, बुशरा अंसारी साहब के वालिद साहब जो हैं, हाँ हाँ हाँ, वो और मेरे वालिद साहब साथ साथ बैठे हुए थे। ठीक है। तो उन्होंने मुझे ऐसे करके बुलाया, इधर आओ, और उन्होंने कहा तुम डायलॉग बड़े तुमने दिल से अदा किए हैं, तो तुम एक्टिंग किया करो। तो इसी दौरान में मेरे वालिद साहब भी आ गया, बरखुरदार तुमने बहुत अच्छी एक्टिंग की है आज। अरे वाह। मैंने जब उनको देखा तो मैं परेशान हो गया। तो अहमद बशीर साहब मुझे पहचान चुके थे कि मैं कौन हूँ। वो पहचान गया, वालिद साहब नहीं पहचान। वालिद साहब ने नहीं पहचाना। तो अहमद बशीर साहब ने मेरी मूछें उतार दी। जब मूछें उतार दी तो मेरे वालिद साहब ने कहा, ओए तू। तो डांटा, खुश हुए या नहीं डांटा नहीं, वो तो चाहते थे कि मैं करूं ड्रामा, इसी किस्म के काम किया करूं, सड़कों पे जाके नारे ना लगाया करूं। एक हैरानी की बात है, क्रिकेट पे अभी हम इन्हीं चीज़ों पे चलेंगे, ड्रामा और क्रिकेट पे। क्रिकेट की बात से याद आया कि खान साहब और मियां साहब अगेंस्ट ही रहे थ्रू आउट, लेकिन एक साथ भी रहे हैं कुछ अरसा टीम में, काफी अरसा। हाँ काफ़ी अरसा। वो क्या इंटर मैच था, क्या था, वो क्यों साथ थे? हाँ, ये उसी ज़माने की बात है जब हम कॉलेज की टीम में थे। तो उस वक्त हर आदमी स्ट्रगल कर रहा होता है कि जी हम बड़े बड़े क्रिकेटर्स के साथ फील्डिंग का ही मौका मिल जाए, और कुछ नहीं तो नेट में बॉलिंग ही करा दें, कुछ ना कुछ। हाँ, तो वेस्ट इंडीज़ की टीम आई पाकिस्तान, तो कज़ावी स्टेडियम में उनका प्रैक्टिस सेशन था, तो उसमें हम भी पहुंचे हुए थे। तो एक दिन पता चला कि जी कल इधर एक एग्जीबिशन मैच है। ओके। तो हमें भी उन्होंने बुला लिया कि भाई सुबह सुबह आ जाना। वो जो गेंद पकड़ने वाले होते हैं, हाँ, बॉल बॉय, गेंद पकड़ने, बॉल बॉय। हाँ। तो क्या हुआ जी कि अगले दिन सुबह सुबह हमने देखा तो नवाज शरीफ साहब भी जो है ना वो क्रिकेट की किट में उधर पहुंचे हुए हैं। अच्छा। अब टीम के कप्तान थे इमरान खान साहब। ओए, इमरान खान साहब ने उनको देखा, नवाज शरीफ साहब को, वो लोगों से पूछते फिर ये क्या कर रहे हैं इधर। जानते थे उस वक्त उनको? चीफ मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर थे वो। ठीक है। तो थोड़ी देर बाद इमरान खान साहब अंदर गए, टॉस हुआ, इमरान खान साहब जीत गए, वो वापस आ रहे हैं और नवाज शरीफ साहब ने पैड करने शुरू कर दिए। शायद मैं ही ओपन करूंगा। नहीं, शायद नहीं, उन्होंने खुद ही फैसला कर लिया कि मैं ओपन करूंगा। अच्छा, ठीक। तो उनके साथ ओपनिंग किया करते थे मुदस्सर नज़र, पाकिस्तान की टीम की तरफ से। इमरान खान ने उनको पूछा, मुदस्सर ये क्या है? ये क्या है? तो ये क्या है? तो मुदस्सर नज़र ने ऐसे कहा कि मुझे नहीं पता। मुझे और खान साहब को बताया गया कि भाई ये क्रिकेट बोर्ड वाले जो हैं, ये उन्होंने इनको कहा है आगे खेलें, बड़ा अच्छा खेलते हैं, आप बेफिक्र हो जाए, आप ट्राई तो करो। खैर उन्होंने जनाब मुदस्सर नज़र साहब ने पैड पहने, थाई गार्ड पहने, एल्बो गार्ड पहना, चेस्ट गार्ड पहना, हेलमेट पहना, फुल सिक्योरिटी में गए। फुल सिक्योरिटी, 2 गार्ड भी लेकर गए पीछे। वेस्ट इंडीज की क्या कहते थे उसको, काली आंधी। काली आंधी। और उधर नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने सिर्फ पैड पहने, ग्लव्स पहने, बल्ला पकड़ा और हैट सर पे लगाया, हेलमेट नहीं, शुक्र है हैट सर पे लगाया, हैट, और खरामा ग्राउंड के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें छोड़ गए। तो खान साहब ने ना पीछे से मुदस्सर को सरगोशी में कहा, इसको फेस करने देना। तो मुदस्सर नज़र साहब जाके ना तो बॉलिंग एंड पे खड़े हो गए। तो मियां साहब फेस कर रहे हैं वेस्ट इंडीज के बॉलर्स को, बड़े बड़े बॉलर, एंडी रॉबर्ट्स, माइकल होल्डिंग। पहली गेंद नजर मियां साहब को नजर आई कि नहीं आई। गेंद पड़ी, उन्होंने बल्ला भी नहीं घुमाया, विकेट कीपर के पास चलेगी। दूसरी तीसरी गेंद पे बोल्ड हो गए, तो बोल्ड हो गए, वापस आ गए, कौम के मफाद में आउट होके आ गए। तो अब हम देख रहे हैं भाई कि अब देखें जी, अब 0 पे आउट हो गए, अब फील्डिंग तो करेंगे। मियां साहब ने पैड वैड अपने बैग में डाले
बैग उठाया, उनके एक आदमी साथ था, उसने बैग उठाया और वो चल दिए, फील्डिंग भी नहीं की। अरे अच्छा, लाहौर जिमखाना का भी एक किस्सा था मियाँ साहब का, दर्दनाक था क्या? सारे आज ही सुन लेने आपने। सर तो ये किस्से आप सुनाते नहीं टीवी पे, आप सिर्फ खतरनाक किस्से सुनाते हैं, आज ये अच्छे किस्से सुनाए ना जी। अच्छा, तो ये था कि इस दफ़ा गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की जो टीम थी उसका मैच था लाहौर जिमखाना से, ठीक है। और मैं था विकेट कीपर और सामने था बाबर ज़मान बॉलिंग कर रहा था, और जिमखाना की टीम की तरफ से नवाज शरीफ साहब आगे बैटिंग कर रहे थे। फिर से और इस बार गार्ड पूरे थे उनके, गार्ड पूरे थे। एक हसीन भी था कुछ हसीन। एक हसीन इत्तेफाक ये था कि अचानक जब नवाज शरीफ साहब अंदर आए तो जो दोनों एम्पायर थे वो बाहर चले गए। ये अक्सर हो जाता है। हाँ, और सामने वाली जगह पे जो एम्पायर आया बॉलिंग एंड पे, वो थे चीफ सेक्रेटरी पंजाब, ऑफ कोर्स। और जो लेग एम्पायर था वो थे डीआईजी लाहौर। जाहिर ये इंपॉर्टेंट काम है सर। तो अब जनाब बॉलिंग शुरू हुई, नवाज शरीफ साहब ने एक बड़ा अच्छा कवर ड्राइव किया और मेरी तरफ देखा, कहा मैंने घास जला दी है। घास जला दी, वाह, यानी समझ गया, ऐसी इतना तेज था कि शॉट मारी है कि घास जला दी है। मैंने कहा जी वेल प्लेड, गुड शॉट। उसके बाद मैंने इशारा किया बाबर ज़मान को कि यॉर्कर फेंक भाई, तुम भी घास जला दो। उसने यॉर्कर की, मियाँ साहब बोल्ड हो गए। बोल्ड हो गए, हमने बड़ा भंगड़ा डाला जी, चीफ मिनिस्टर साहब आउट हो गए। अब सामने वाला एम्पायर था जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब थे, वो आराम से खड़े, उन्होंने कहा मियाँ साहब बोल्ड हो गए। लेग एम्पायर ने कहा नो बॉल। अच्छा आमिर सर, ऐसे बहुत सारे फैंस आए हुए हैं आपके और ये आपसे सवाल जवाब करना चाहते हैं, कुछ तीखे हैं कुछ मीठे हैं, चलते हैं इनकी तरफ। हाँ भाई, पहला सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। क्या नाम है आपका? कुरतुलैन। क्या कहती हैं मैम? सर रिसेंटली मैंने पीएचडी की डिग्री कंप्लीट की है मलेशिया से। किस चीज़ में पीएचडी कर डाली? बायो साइंसेस। बहुत ज़रूरत है पाकिस्तान में हाँ इस जी चीज़ की। कोई सवाल पूछना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, पाकिस्तान में तो गंजेपन की शरह बढ़ रही है, आपके बालों की मजबूती का राज क्या है? बड़ा सवाल है सर ये। नहीं मैडम, ये बड़ा अच्छा सवाल है। ये अक्सर सवाल जो है ये मुझसे बहुत से ऐसे लोग पूछते हैं जिनके बाल नहीं है, तो इसमें हाँ भाई, तो लेकिन इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। पहली बात तो यह है कि हो सकता है कि ये कोई नेचुरल चीज़ है, लेकिन अगर आप थोड़ा करीब आके मुझे देखें तो मेरे बालों में सफ़ेदी भी है और थोड़े से बाल कम भी हो गए, लेकिन दूर से ऐसे लगता है कि शायद बहुत घने बाल हैं। लेकिन ये बात दुरुस्त है आपकी कि मुझे बहुत से लोग ये सवाल करते हैं। इसकी वजह यह है कि आप हफ्ते में 2-3 दफ़ा तेल लगा लिया करें अपने बालों में और गर्म पानी से ना नहाया करें, बाल ठीक रहते हैं। आई कहाँ रहा है? ये सब फैसिलिटीज आवाम को अवेलेबल ही कहाँ है सर? गर्म पानी कहाँ है? और तीसरी बात यह है कि शैम्पू इस्तेमाल ना करें। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? शिराज। शिराज क्या करते हैं? मैं एमएस कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस में बैरी यूनिवर्सिटी से। इन्वेस्ट कर रहे हैं? एमएस कर रहा हूँ, अच्छा, एमफिल मैंने मतलब। कहा इन्वेस्ट कर रहे हो शायद। कोई सवाल पूछना चाहेंगे? जी हाँ, मेरे से सवाल है। मेरा सवाल यह है कि पाकिस्तान में दूल्हों को ज़्यादा लिफाफे मिलते हैं इस सहाफ़ियों को? हाँ, बहुत अच्छा ये बड़ा सवाल है। हाँ, सवाल, बड़ा सवाल। अच्छा सवाल है। दूल्हे को ज़्यादा लिफाफे नहीं मिलते। जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मेरी बारात में वलीमे में लोग बहुत ज़्यादा आ गए थे। अच्छा, बिन बुलाए भी थे? अक्सर बिन बुलाए थे। इसकी क्या वजह रही होगी? क्योंकि मैं मशहूर बहुत था। ठीक है। तो लेकिन और होटल की जो मैनेजमेंट थी वो बार बार मेरे कान में आके कह रही है कि भाई ये एक्स्ट्रा हो रहा है, एक्स्ट्रा आपने तो 300 बंदे बुलाए थे, ये तो 400 हो गए, फिर थोड़ी देर बाद का 500 हो गए, फिर कहा 550 हो गए। तो मैंने कहा इसका मैं बिल कैसे दूंगा? लेकिन अल्लाह के फजल से मुझे सलामियों के लिफाफे इतने मिले कि उसके बाद मैंने अपनी जो दूसरी शादी का प्लान बना लिया। इतने लिफाफे आ गए, अरे इसमें तो 2 हो जाएंगे। तो मैंने अपनी जो मेरी वाइफ थी उनसे भी कहा अपने भी लिफाफे दो मुझे, और सारे जाके मैंने बाथरूम में निकाले उसी वक्त, और पैसे वहीं पे पूरे किए और दे दिए। वाह, कैश पेमेंट। कैश पेमेंट। उसके बाद मुझे आज तक तो मुझे और तो लिफाफा नहीं मिला, लेकिन मैंने सुना है कि कुछ लोगों को लिफाफे मिलते हैं। तो जब मैंने वो सुना तो मैंने सुप्रीम कोर्ट में 2012 में मैंने पिटीशन फाइल कर दी कि मुझे क्यों नहीं मिलते। नहीं, मैंने ये कहा
आवाज लीजिए। ठीक है। वो मैंने पिटीशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट में कि ये जो हमारी जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है, इसका एक सीक्रेट फंड है बिल्कुल है। जिसमें से ये सहाफ़ियों को लिफाफे लिफाफे देते हैं। तो इसको ना सिर्फ बंद किया जाए बल्कि जिन लोगों को लिफाफे मिले हैं उनके नाम भी सामने लाए जाएं। हाँ। तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 2012 में फिर वो तमाम सहाफ़ी जिन्होंने वो जी हाँ, उनकी लिस्ट लिफाफे लिए थे उनकी लिस्ट भी आई और वो फंड भी ख़त्म हो गया। बंद कर दिया। लेकिन लगता है कि उसके बाद से भी लिफाफे मिल रहे हैं, इसलिए आपने सवाल किया और ये सवाल आपको बार बार करना चाहिए। अच्छा सर, ये बताइए कि पता कैसे चलेगा, एक बैरोमीटर, आप एक सीनियर तरीन सहाफ़ी हैं, आपने हर सहाफ़ी को भी देखा हुआ है, सियासतदान को भी, ब्यूरोक्रेसी को भी जानते हैं, एस्टेब्लिशमेंट को भी जानते हैं। एक आम आदमी एक सहाफ़ी को देखकर कैसे पहचाने कि ये लिफाफी है या सहाफ़ी है? हाँ, ये तो बड़ा आसान है हाँ, कि जिस सहाफ़ी के हर हुकूमत ख़िलाफ़ हो जाए इसका मतलब है कि वो सहाफ़ी ठीक है। ठीक है। और जो सहाफ़ी हुकूमत की गुड बुक्स में हो और हुक्मरान उसको मुस्कुरा मुस्कुरा के मिले, इसका मतलब है बंदा ठीक नहीं है। हाँ, ऐसा। और एक मैं आपको बात बताऊं, ये जो पब्लिक है ना सामने बैठी हुई, ख़ास तौर पे जो नौजवान है, ये बड़े समझदार लोग हैं, इनको सब पता होता है, पब्लिक से कोई चीज़ नहीं छुपी रहती। तो फिर भी ये खान साहब के साथ हैं, तो ये उनकी मर्जी है। ठीक है। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है पार्टनर? हारून जुनेद, हारून जुनेद। क्या करते हो हारून? BSES। वेरी नाइस। सवाल? सवाल मेरा सर हामिद मीर से ये है कि ब्रेकिंग न्यूज़ पाकिस्तान में एक ही होती है, लेकिन एक चैनल पे वो प्रो गवर्नमेंट नज़र आ रही होती है और दूसरे चैनल पे वो एंटी गवर्नमेंट नज़र आ रही होती है। इसका क्या वजह है? रीफ्रेजिंग हो जाती है खबरों की और बड़ा क्लियर बाइस नजर आने लगा है हामिद सर। अब पता देखिए- चलता है ये चैनल इसके साथ, ये चैनल उसके साथ, ये क्या है? ये सवाल जो है, इससे ये भी आप अंदाज़ा लगाएं कि ये कितने समझदार हैं बच्चे, हाँ, नौजवान, इनको कोई Absolutely. बेवकूफ़ नहीं बना सकता। नहीं, तो ये जो हमारी सोसाइटी में एक डिवाइड है, पोलराइजेशन है, हाँ। ये आपको मीडिया में भी नज़र आ रही है। बिल्कुल। तो जो खबर आती है उस खबर को उसी तरह पेश करना चाहिए, उसमें अपना रंग नहीं डालना चाहिए। हाँ, जब आप अपना तज़िया देते हैं या आप अपना कमेंट दे रहे हैं, वहाँ पे आप अपनी राय पेश कर सकते हैं। तो ख़बर जो है उसको अपनी ख्वाहिश के रंग में ढालना, ये एक बहुत ही गैर सहाफ़ियाना रविश है। इसकी हौसला शिकनी होनी चाहिए। और अच्छी बात है कि आपके शो में ये सवाल किया गया और जो लोग ये काम करते हैं अब थोड़ा सा वो बैकफुट पे है, थोड़ा सा बैकफुट पे रहेंगे और थोड़ा एहतियात करेंगे। आपको चाहिए इस तरह के सवाल बार बार किया करें। बार बार करें, बड़ा मुझसे नहीं करो लेकिन। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आयशा। आयशा, क्या करती हैं आप? मास्टर्स कर रही हूँ मैं, किस चीज़ में? कंप्यूटर साइंसेस। सवाल पूछेंगी सर से? हाँ जी, हामिद मीर सर से सवाल है। सर, ये जो आप हर 2-3 हफ्ते बाद बैन हो जाते हैं, तो उस दौरान फारिग वक्त में क्या करते हैं? सर वक्त ये जब बैन हो जाते हैं आप, तो कोई फरागत के लम्हात गुजारते हैं या मजीद बैन होने की तैयारी करते हैं? देखिए, अब तो असल में मसला ये है कि मेरी जो ट्रेनिंग है ना, उसमें प्रॉब्लम है। वो सही जब नहीं मैं हुई। सहावत में आया तो मेरी कुर्बत होगी हबीब जालिब साहब से लो, और अहमद फराज साहब से। तो जालिब साहब जो हैं वो तो बचपन से ही जेल जाया करते थे और बचपन से ही वो इस किस्म की शायरी किया करते थे जेल जाने कि वाले। उनको डंडे भी पड़ते थे और मारें भी पड़ती थी और वो बिल्कुल। जेल भी जाया करते थे। तो उनको देख देख के तो हम भी ख़राब हो गए। तो जब भी कोई हुकूमत आती थी और वो हमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाने की कोशिश करती थी, हम इनकार करते थे तो लड़ाई हो जाती थी। वो पाबंदी लगा देते हैं। तो अब सवाल यह है कि पाबंदी के दिनों में आप क्या करते हैं? तो ये आपकी बात दुरुस्त है। ये जो माजी करीब में जो आखिरी पाबंदी थी मुझ पर 9 महीने की, इसमें सिर्फ टीवी पर पाबंदी नहीं थी, हर जगह पाबंदी। अखबार में लिखने पर भी पाबंदी थी। जी हाँ। तो उसमें यह हुआ कि मुझे बहुत फोर्स किया गया कि आप पाकिस्तान से बाहर चले जाएं। आपको भी कियागा? और क्योंकि मुझे बहुत बड़ी बड़ी ऑफर्स आ रही थी, मैंने सोचा कि अगर मैं चला गया तो ये जो मेरे दुश्मन है जिन्होंने पाबंदी लगाई है, ये तो बड़ा प्रोपेगेंडा करेंगे, भाग गया। हाँ। ठीक है, ये तो हम खुद कह रहे होते ये बात। हम तो पहले ही कहते थे गैर मुल्की एजेंट है। चला गया तो मैं गया नहीं और मैंने ना बाहर के अखबारों में लिखना शुरू कर दिया, वॉशिंगटन पोस्ट में, गार्डियन में और DW उर्दू में, इधर उधर लिखना शुरू कर दिया। और साथ वो जो मेरी पुरानी मोहब्बत है जिसको मैं भूल गया था, तो मैंने क्रिकेट दोबारा खेलनी शुरू कर दी। अरे वाह, ठीक है, प्रोडक्टिव रहे आपको। प्रोडक्टिव रहा मैं। उससे ये होता था कि
मैं थका हारा क्रिकेट खेल के आता था, सो जाता था, नींद बड़ी अच्छी आती थी। सब खुश थे, सब इदारे भी खुश थे, एस्टेब्लिशमेंट भी खुश थी, ये सो रहा है। हाँ, सुबह उठता था, कॉलम लिखता था, इदारे फिर परेशान होते थे, शाम को मैं फिर ग्राउंड में हूँ। तो इसी में जो है ना मेरे 9 महीने गुजर गए। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इकरा है। मेरा क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें होती रही हैं, तो आपके ख्याल से हमें सबसे ज़्यादा खतरा किस चीज़ से है, किस से? सर हमारे खिलाफ होती भी है साजिशें, या हमने खुद सोचा हुआ है कि हमारे खिलाफ साजिशें होती हैं? नहीं, बिल्कुल वो सही पूछ रही हैं, हमारे खिलाफ बहुत साजिशें होती हैं। और इसका पता मुझे उस वक्त चला जब मेरे पे परवेज़ मुशर्रफ के दौर में पाबंदी लगी। तो मुझे एक बहुत बड़ी एक इंटरनेशनल शख्सियत ने, जो एक मुल्क के सरबराह थे, उन्होंने मुझे दुबई बुलाया। मैं बड़ा हैरान कि ये मुझे दुबई बुला रहे हैं। उन्होंने मुझे दुबई बुलाया और कहा जी कि हम एक बहुत बड़ा चैनल ला रहे हैं, तो आप पे तो पाबंदी लग गई है, हम यहाँ से बैठ के वो चैनल चलाएंगे। मैंने कहा जी क्या चैनल है? उसने कहा पूरा साउथ एशिया कवर करेंगे। ठीक। और यहाँ से बैठ के, और वो उसमें उर्दू, हिंदी, बंगाली, तमिल, ये सब जमातों का मिक्स होगा। और बहुत बड़े बड़े जर्नलिस्ट आ रहे हैं। तो मैंने कहा जी ये किस तरह का चैनल है? उन्होंने कहा साउथ एशियन चैनल है। तो मैंने पूछा कौन कौन है इसमें? तो उन्होंने कहा बेनज़ीर भुट्टो साहबा भी हैं इसमें, और वो भी एक प्रोग्राम करेंगी और लेक्चर दिया करेंगी। तो वो दुबई में रहती थी उस वक्त, मैं उनके पास पहुंच गया। मैंने कहा जी ये इस तरह से एक बहुत बड़ा चैनल आ रहा है। तो उन्होंने मुझे बुलाया था, तो वो कह रहे हैं कि आप भी जा रही हैं उस चैनल में। उन्होंने कहा ख़बरदार उस चैनल में नहीं जाना। मैं क्योंकि यहाँ रहती हूँ तो मैं बहुत से लोगों को इनकार नहीं कर सकती, तो मैंने उनको सिर्फ लारा लगाया हुआ है, लेकिन तुमने नहीं जाना। मैंने कहा क्यों? उसने कहा ये पाकिस्तान के दुश्मन हैं, ये पाकिस्तान की स्टेट के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करना चाहते हैं और पाकिस्तानियों को इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपने इनके चक्कर में नहीं फंसना। मैंने कहा जी मैं क्या करूँ? वापस जाओ। मैंने कहा मेरे पे पाबंदी है। कहती है हमेशा तो नहीं रहेगी, मैं भी आ रही हूँ, वापस जाओ। तो ये मैंने आपको सिर्फ एक मिसाल दिया है, लेकिन हमें ये भी चीज़ याद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान के जो बैरूनी दुश्मन हैं वो तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन जो साजिश हम खुद अपने खिलाफ करते हैं वो साजिश हमें ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। ऐसे ही बहुत दिनों वक्त, एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक लीजिए, वापस आइए। अस्सलाम वालेकुम, कहीं नहीं जाएगा। पता है क्या बताया उन्होंने? कि असल में आप बहुत लकी आदमी हैं और मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो जाता हो गया। आप बड़े अच्छे आदमी हैं, मैंने अब देखा है कि आप तो बड़े अच्छे आदमी हैं। अब देखा वो असल में उस दिन जो रिमोट कंट्रोल था ना, उसके सेल वीक थे। मैंने बहुत ज़ोर ज़ोर से दबाया लेकिन सेल वीक थे। Ladies and gentlemen, welcome back to Assam and I'm in conversation with legendary Hamid Mir. सर इंटरव्यूज हज़ारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में तो किए ही हैं तकरीबन। सबसे एक जिसे कहते हैं अचीवमेंट वाला इंटरव्यू, जिसको आप लिखेंगे अपनी किताब में इंशाल्लाह कभी जाके, सबसे पहला बाब जो बांध देंगे, वो कौन सा इंटरव्यू है? देखिए वाकई मैंने इंटरव्यूज़ तो बहुत से लोगों के किए हैं। वो जो बहुत से सियासतदान थे या और लोग थे, वो मेरे लिए स्टोरी थे। बिल्कुल, मैं अपनी स्टोरी के लिए इंटरव्यू किया। एक शख्सियत ऐसी थी कि जिसका इंटरव्यू करना मेरा ख्वाब था। ठीक है। और उस ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए मैंने बड़े पापड़ बेले, बड़ी जद्दोजहद की, और आखिरकार जब मैंने वो इंटरव्यू किया तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने दुनिया का सबसे बड़ा मार्का सर कर लिया। और वो इंटरव्यू था साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला का इंटरव्यू। क्या बात, क्या बात। जो मैंने वो और किया कहाँ पे साउथ अफ्रीका, कहाँ पे न्यूजीलैंड, ऑकलैंड में कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ पे जाके मैंने उनको किसी तरीके से अप्रोच किया और 10-12 मिनट का इंटरव्यू था, वो फिर 20-25 मिनट का हो गया। ऐसा हामिद साहब, ऐसा हुआ एक शख्स आपसे माफ़ी मांगने भी आया था एक बार, एक ज़माने में, ये कहानी याद है आपको? यार आप ख़तरनाक किस्म के सवाल कर रहे हैं। 2012 में मेरी गाड़ी के नीचे बम लगा था। जी हाँ। ठीक है। हाँ। वो इत्तेफाक से वो बम नज़र आ गया, वो लैपटॉप चिपका दिया किसी ने गाड़ी के नीचे। तो मेरे घर के सामने वाला जो ड्राइवर था उसको कहीं नज़र आ गया, उसने शोर डाल दिया। तो वो फिर हमने बम डिस्पोजल स्क्वाड बुला लिया, बड़ा शोर पड़ गया।
तो कुछ अरसे के बाद एक साहब कोई 1.5-2 साल के बाद वो मेरे पास आए, उन्होंने मुझसे माजरत की। कि सही से नहीं लगाया। ये क्या पकड़ा गया वो, तो इसलिए माफी मांगने आया वो। पता है क्या बताया उन्होंने? कि असल में आप बहुत लकी आदमी हैं और मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो जाता। ब्लंडर हो गया। आप बड़े अच्छे आदमी हैं, मैंने अब देखा है कि आप तो बड़े अच्छे आदमी हैं। अब देखा वो असल में उस दिन जो रिमोट कंट्रोल था ना, उसके सेल वीक थे। मैंने बहुत जोर जोर से दबाया लेकिन सेल वीक थे। सर, अच्छा एक मस्जिद वाला भी ऐसे ही वाकया है। वो तो अभी ज़्यादा पुराना नहीं है। हाँ। वो जिन दिनों में मुझ पर पाबंदी थी तो एक साहब ने एक आलिम दीन के ज़रिए मुझसे रब्ता कायम किया। उन्होंने मुझसे कहा कि ये आपकी हमारे ताकतवर लोगों से क्या लड़ाई है? मैंने कहा यार बड़ी पुरानी लड़ाई है, लेकिन उन्होंने डाली हुई है, मैंने तो नहीं डाली हुई। मैंने कहा आप कौन हैं? उन्होंने कहा मैं आपका होने वाला कातिल। हैं? हाँ, होने वाला कातिल। कातिल। मैंने कहा ये क्या मतलब है? उसने कहा कि भाई मुझे कहा गया कि आप बहुत मुल्क दुश्मन, इस्लाम दुश्मन है, तो आपको मारना है। तो क्योंकि आप हमेशा बच जाते हैं तो इस मर्तबा जो है वो जिम्मेदारी मुझे सौंपेगी। मैंने कहा आपने क्या करना था? उन्होंने कहा आप जिस मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं उस मस्जिद में जब आप जूता उतार के रखते हैं तो मैंने जूते में एंथ्रॉक्स डालनी थी। ओह माय गॉड। आपने आके जूता पहनना था, आपका ब्लड प्रेशर हाई होना था और हार्ट अटैक, या तो आपका हार्ट अटैक हो जाता या आपका ब्रेन हेमरेज। तो किस्सा पाक। लेकिन मैंने आपको देखा कि आप घर से दफ्तर जाते हैं, दफ्तर से पार्लियामेंट हाउस चले जाते हैं, शाम को कहीं वॉक कर रहे होते हैं, मस्जिद नहीं जाते, पार्लियामेंट लॉजेस जाते हैं, जुमे की नमाज इस मस्जिद में पढ़ते हैं, हैं? सब जगह जा रहे, मस्जिद नहीं जा रहे। नहीं, उसने तो पकड़ना तो मुझे मस्जिद में ही था। अच्छा। तो उसने कहा मैंने कोई आपकी ऐसी एक्टिविटी देखी नहीं है, हाँ। तो बस मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि ज़रा थोड़े थोड़े दिनों के लिए आप गायब हो जाएं। अच्छा सर, इससे सवाल एक बनता है, अल्लाह आपको हमारी ज़िंदगी लगाया, आप इस मुल्क के इतने मुस्तनद सहाफ़ी हैं, आप पर इतने हमले हो चुके हैं, रॉकेट चल चुका है, गोलियां चल चुकी हैं, एंथ्रेक्स, बम, सब कुछ, ये हमेशा चूक क्यों जाते हैं? देखें, ये बहुत अच्छा सवाल है। नहीं मतलब हमें भी बताएं ना, आप क्या पढ़ के निकलते हैं ताकि हम भी पढ़ के निकलें। असल में मेरे लिए बहुत से लोग बहुत कुछ पढ़ते हैं। सवाल का जवाब ये है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। कई दर्जे बड़ा है। जिस दिन अल्लाह ताला का हुक्म हुआ उस दिन मैं मारा जाऊंगा। बिल्कुल। जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं होगा मैं नहीं मारा जाऊंगा। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, मैंने तो सर, मैं तो आपका घर वाला हूँ, हम तो जियो हैं, मगर इस तरह का सवाल आपसे वॉशिंगटन पोस्ट वालों ने भी किया था और कुछ ने कहा था कि गोलियों के निशान भी अगर दिखा देते तो ये हुआ था ना? अच्छा, वो कर रहे थे एक फीचर स्टोरी और उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई। उन्होंने हॉस्पिटल से भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की, हर जगह से मेरे बारे में रिसर्च की, लोगों से पूछा। आखिर में उन्होंने कहा कि जो हमारे पास जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, इन रिपोर्ट्स के मुताबिक जहाँ जहाँ पे आपको गोलियां लगी हुई हैं बंदा सर्वाइव नहीं कर सकता। जहां जहां बहुत खूब कहा उन्होंने, और वो शक में थे कि आप सरवाइव नहीं कर सकते थे, आप क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि हमारे जो एडिटर्स हैं वॉशिंगटन में, उन्होंने कहा कि ज़रा आप अपनी आंखों से देखें। मैंने कहा भाई तुम्हारा मतलब है कि मैं अपने कपड़े उतार दूं? ऑफ कोर्स यही उन्होंने कहा हाँ दिखाना तो पड़ेगा। मैंने कहा मैं अमरीकियों को कुछ नहीं दिखाऊंगा। आपने कहा बदले में तुम क्या दिखाओगे? अकेला तो नहीं दिखाऊंगा मैं। तो उन्होंने बड़े आजिज़ाना तरीके से, बड़े हम्बल तरीके से रिक्वेस्ट की। उन्होंने कहा एक्चुअली दिस इज़ आवर ऑब्लिगेशन, ये हमें पीछे से कहा गया है, तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मैंने कहा चलो ठीक है भाई। तो अब उनमें एक खातून थी। हाँ। मैंने कहा फिर आप मेहरबानी करें तो ये आप देखें। नहीं आप देखिए। मैंने कहा आप बाहर चलिए, आप बाहर चलिए। उन्होंने कहा मैंने ही तो कैमरे पे रिकॉर्ड करना है। मैंने कहा आप अपने रिकॉर्ड भी कर रहे हैं? अरे अरे खैर वो इंटरेस्टेड थे। जो कंधे वाला जख्म तो मैंने आराम से दिखा दिया। हाँ जाहिर बात है। तो पेट में लगी है वो भी दिखा दिया। अब पेट से नीचे जो गोलियां लगी हुई थी, दहशतगर्द बिलो द बेल्ट भी तो चले गए। बिलो द बेल्ट, ठीक है ना। तो मैंने कहा चल यार हामिद मीर ये भी हो ही जाए। जैसे ही मैंने किया उसने कहा ओके थैंक यू। लगी
लगी, गोलियां लगी। फलस्तीन में गए आप दुनिया में हर जगह गए, अभी हम चलेंगे, हम मिडिल ईस्ट चलते हैं। फलस्तीन गए, वहां पर भी रॉकेट गिर गए। मुझे तो अपने शो का डर लगा हुआ है सर अभी फिलहाल, ठीक है, लेकिन आप फलस्तीन गए, वहां पर भी कुछ इंटरव्यूज कर रहे थे, रॉकेट गिर गए, वो आपका शॉट अच्छा, जिस चक्कर में भी कुछ मामलात हुए, क्या था? देखिए, वो ऐसे हुआ था कि गजा में, हाँ। जो मकबूजा फलस्तीन का एक बहुत एक मजलूम शहर है, जी हाँ, मैं मिस्र के रास्ते से टनल के जरिए दाखिल हुआ। जहाँ टनल्स खुली हुई हैं, जहाँ से चीजें आती जाती। सुरंग के जरिए मैं दाखिल हुआ वहाँ पे, तो मेरा कैमरामैन कहीं पीछे रह गया, वो नहीं दाखिल हो सका। ठीक है, अब मुझे कैमरामैन की ज़रूरत थी, तो मैंने उधर एक कैमरामैन हायर किया, एपी का, एसोसिएटेड प्रेस वहाँ का। पे होते होंगे आप। वो था लोकल फलस्तीनी, ठीक उसका है। नाम था अहमद। अहमद, अब वो बड़ा यंग लड़का था और बड़ा डेयरिंग, और वो जो गजा एयरपोर्ट पे जो इजरायली टैंक खड़े थे, वो मुझे बार बार उनके पास लेके जाता था कि बड़ा अच्छा ब्रदर, वेरी गुड शॉट। अब वो मुझे कह रहा है कि मैं इधर कैमरा फिक्स करूंगा, आप माइक लेके खड़े हो जाएंगे, मैं पीछे से जाके टैंक को पत्थर मारूंगा, अरे टैंक जो है वो फायर करेगा और शॉट बन जाएगा। और मैंने कहा अगर वो फायर मुझे आगे लग गया, उसने कहा नहीं, वो आपको नहीं लगेगा, पत्थर तो मैं मारूंगा, वो मुझे मारेगा। तो मैंने कहा अगर तुम्हें कुछ हो गया, तो उसने कहा मैं शहीद हो जाऊंगा, जन्नत में चला जाऊंगा। अरे भाई, मैंने कहा वो खुदा का वास्ता भाई, और तू जा, मैं तेरे साथ काम नहीं करूंगा। हाँ, अब मैं जनाब उससे जान छुड़ा के, तो मैं होटल में आ गया, मेरे होटल का नाम था अलकुद्स होटल। मैं होटल में आ गया तो वहाँ पे और भी इंटरनेशनल जर्नलिस्ट ठहरे हुए थे। मैंने कहा यार मुझे कोई कैमरामैन चाहिए, जो मेरा कैमरामैन है वो तो खुद भी मरेगा, मुझे भी मरवाएगा। जिसको जन्नत में जाने की इतनी जल्दी ना हो। अब हम ये बातें कर रहे हैं, रात का वक्त है, थोड़ी देर में इजरायली एयरक्राफ्ट जहाज आए, उन्होंने वहीं पे बमबारी शुरू कर दी। जिस होटल में आप थे, उस होटल का आधा हिस्सा डिस्ट्रॉय हो गया, आधा बच गया। तो इसी तरह का वाकया जो बैरूत में हुआ, जेल में गए आप, वहाँ पे हमें हिजबुल्लाह ने गिरफ्तार कर लिया कि जी आप वॉर जोन में क्यों फिर रहे हैं। तो वो जो जेल थी उस पर बमबारी हो गई। भाईजान सब अपनी अपनी कुर्सियों के नीचे घुसेंगे अगर कोई आवाज आए, ठीक है? अच्छा, इससे पहले कि आपसे गेम खेली जाए, एक ब्रेक जरूरी है। खवातीन और हज़रात, बनता है एक ब्रेक लीजिए, वापस आइए, आस्था मनाए, कहीं नहीं जाएगा। तालियां। ये चीज बाथरूम में इस्तेमाल होती है, बाथरूम में या सेनेट में? या सेनेट में। धोने के काम आती है। जी हाँ, ये सर धोने के काम आती है। लोटा। लोटा इज द राइट आंसर। Ladies and gentlemen, welcome back to आस्था मनाए। मेरे साथ मौजूद है द ग्रेट हामिद मीर। हामिद सर, वक्त आया कि आपके साथ खेला जाएगा नजर बंद। आपको तो ब्लाइंड फोल्ड पहनने की काफी आदत है सर, आपने कई बार पहना है, कई इंटरव्यूज में पहनाया गया है आपको। ये आज आप खुद पहनेंगे अपनी मर्जी से? वाह जी, बेहतरीन लग रहे हैं सर आप। अच्छा सर, होगा ये, स्क्रीन पर एक तस्वीर आएगी, तस्वीर किसी शख्सियत की हो सकती है, किसी जगह की, चीज की या जानवर की। आपने सिर्फ सवाल पूछने और मैं कुछ हिंट्स भी दूंगा, उसके हम घूमते घामते उस जगह तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, दिखाइए भाई क्या है। ओए होए सर, चीज आ चुकी है, सवाल पूछिए। ये कोई इंसान है या कोई गैर इंसानी चीज है? सर है गैर इंसानी, मगर ये कैफियत ज्यादा है। चीज तो ये गैर इंसानी है। शैतान तो नहीं है? नहीं, जिस जगह ये पड़ा होता है अक्सर लोग कहते हैं यार वहां पे शैतान होता है। ये कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है? बजाया जा सकता है मगर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट नहीं है सर ये। अच्छा, लोग अक्सर ये करीब होता है तो लोग गाना भी गा रहे होते हैं। तो ये करीब होता है तो लोग गाना भी गा रहे होते हैं। अक्सर करीब रख के गाना भी गा रहे होते हैं, मगर इसका कोई गाने से ताल्लुक नहीं है। ये कोई मशीन है? टेक्निकली इट्स अ मशीन, यस, इट्स अ मशीन। टेक्निकली? लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चलती, मशीन है। मशीन तो एनीथिंग जो आपको काम में आसानी देना, दैट इज मशीन। तो ये मशीन ही है, साफ करने के काम आती। आपने कई बार ऐसे लोगों के इंटरव्यू भी किए हैं। ये चीज जो है, हाँ, ये चीज बाथरूम में इस्तेमाल होती है? बाथरूम में या सेनेट में? या सेनेट में। धोने के काम आती है? जी हाँ, ये सर धोने के काम आती है।
लोटा। लोटा इज द राइट आंसर। अमित सर, अब बात करते हैं जरा बड़े इंटरव्यू पे। उसामा बिन लादेन, पूरे मतलब 11 मुल्कों की पुलिस जिस बंदे के पीछे थी वो नहीं पहुंच पाए, मगर आप 3 बार पहुंच गए। एक बार तो ऐसा हुआ कि आप निकले और 5 मिनट बाद वहां पर भी अल्हम्दुलिल्लाह रॉकेट का अटैक करवा दिया आप। तो उसके बाद इंटरव्यू हो गई, ये कई स्टोरी कई बार आप सुना चुके हैं कैसे वो लेकर गए, मगर जब रॉकेट उनके पास हमला हुआ तो उसके बाद में आपको तो कोई उन्होंने नहीं कहा कि तुमने करवाया है या तुम्हारी वजह से हुआ है? नहीं, वो ऐसे हुआ था, उस इंटरव्यू के दौरान जब हम बातचीत कर रहे थे तो सुबह का वक्त था, ये वाला है, ये 2001 है। ये 2001 है। तो अचानक एक बंदा उसका जो है वो भागता भागता अंदर आया और उसने उसामा बिन लादेन के कान में कुछ कहा। उसामा बिन लादेन ने डॉक्टर ऐमन ज़वारी को वो बात बताई। ठीक है। तो डॉक्टर ऐमन ज़वारी ने मुझे कहा कि मिस्टर मीर, वी हैव टू वाइंड अप दिस कन्वर्सेशन एंड वी हैव टू रन राइट नाउ। मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा कि हमने ये जो जगह है, ये था काबुल का इलाका वज़ीर अकबर ख़ान। ठीक है। उसने कहा बाहर हमारे जो सिक्योरिटी के लोग हैं उन्होंने एक बैगर पकड़ी है, एक भिखारी खातून, नीला बुरका था उसके पास, और उसके पास से वायरलेस सेट मिला है। तो इसका मतलब ये है कि वो उसने ये लोकेशन बता दी है। तो इसका मतलब है हमारी लोकेशन पता चल गया, तो निकलो यहाँ से। तो उसके बाद जनाब उन्होंने एक बंदे को कहा कि आप इसको लेके भागो। वो खुद भी वो भाग गए। अब मुझे नहीं पता उसके बाद क्या हुआ। ठीक है, आप भागते रहे। हम भागे जनाब, और भाग के बड़ी मुश्किल से जब मैं काबुल शहर के बाहर यूनाइटेड नेशंस का जो ऑफिस है काबुल जलालाबाद रोड पे, वहाँ पे एक नाका लगा हुआ था, वहाँ मुझे तालिबान ने गिरफ्तार कर लिया। वहाँ पे भी आप गिरफ्तार हो? वहाँ गिरफ्तार हो गए। उन्होंने कहा आप दाढ़ी किधर है? आपने निकाल के दी सर, ये रखी है, ये देखो। तो मैंने कहा जी मैं तो जर्नलिस्ट हूँ। उन्होंने कहा जर्नलिस्ट तुम क्या कर रहे हो उधर? मैंने कहा मैं वीज़ा लेके आया हूँ भाई, मेरे पास वीज़ा भी है, सब कुछ है। तो क्या करने आए थे? मैंने कहा मैंने वो जो हेलीकॉप्टर आपने गिराया ना, तो उसकी तस्वीरें बनाई हैं मैंने। उन्होंने कहा कैमरा ले लिया, और क्या है? तो मैंने कहा टेप रिकॉर्डर भी है, वो भी ले लिया। अब वो जो तस्वीरें बनाई थी ना मैंने अपने कैमरे से, वो तस्वीरें मैंने छुपाई हुई थी जिराबों में। वो आपने दुलवा के छुपा ली थी? मैं जिराबों मैंने छुपाई हुई थी। वो मुझे पकड़ गए तो ले गए वज़ीरे दिफा के पास। वो बराबर में कहीं होंगे किसी इस पे बैठे हुए? मुल्ला उबैदुल्ला अखुंद, ठीक है, उनके पास ले गए। तो उन्होंने पूछा हाँ भाई किधर से आए हो? वो मुझे जानते थे। उन्होंने कहा आपकी हुकूमत जो है वो अच्छा नहीं कर रही, ये वो। उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ पे तनकीद की। मोइनुद्दीन हैदर साहब वज़ीर दाखिला थे, उनका नाम लेके कहा कि वो अच्छे आदमी हैं, लेकिन उन्होंने अच्छा नहीं किया, ये वो। तो अच्छा चलें ठीक है, अब आप हमारे मेहमान, आप जाएँ। जाने दिया, शुक्र। तो मैं जब जा रहा था तो मुझे पीछे से आवाज़ दे के कहा उसने उर्दू में, मुझे पता है तुम किधर आए थे, ओए लेकिन आइंदा सी नहीं आना। और जाने दिया? वाह यार। और जाने दिया। सर, जाने से पहले आप इतने बड़े सहाफ़ी हमारे पास आए, तो हमने आज एक सेगमेंट बनाया है, इसका नाम है मशवरे की दुकान। जब नाम बल्कि तस्वीरें आएंगी, आपने इनको छोटे छोटे मशवरे, मुख्तसर मशवरे दिखाओ। भाई पहली तस्वीर, बिलावल भुट्टो को क्या मशवरा देंगे? बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक कहेंगे, यानी कि आपने हिंट दी है कि कुछ हो सकता है आने वाले दिनों में। अगला, इनको आप मशवरा देंगे या दुआ? भाई से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। भाई से लड़ाई नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अगला क्या देंगे सर? अल्लाह खैर करे। अच्छा, वार्निंग दे दी आपने डायरेक्ट मशवरे की जगह, ठीक है, अल्लाह खैर करे। ठीक, क्या मशवरा देंगे सर? अपनी सेहत का ख्याल रखें। ऐसा क्या कर रहे हैं वो? नहीं, वो आजकल थोड़े से पिछले दिनों बीमार है, थे। ठीक है। अगली तस्वीर, मशवरा बराए शेख साहब। जो कहते हो उस पर कायम रहा करो। ये सर, ये तो फिर आपने ना ही समझे फिर। जरदारी साहब, मुफाहमत का बादशाह है, आइंदा भी मुफाहमत की कोशिश करें। ये करें, ठीक है। अगला भाई सर, मशवरा, पाकिस्तान जल्दी वापस आए। ये सर मशवरा है, ख्वाहिश है, दुआ है, या आपकी जिद है? ये आप जिद समझ लें, इसलिए कि जब ये गए थे तो मैंने बड़े दावे किए थे कि बस ये गए हैं, चंद हफ्तों में इलाज करा के वापस आ जाएंगे। अभी तक नहीं आए। अब तो आ जाओ यार। अब बताओ भाई, छोटे मियाँ साहब को क्या मशवरा देंगे? होनहार बरवा के चिकने चिकने पात। मुझे नहीं समझ आ मतलब रहा। ये है कि छोटा भाई बहुत वफादार है, ठीक है, और बहुत
बासलाहियत है, ये तो है। बहुत होनहार है, क्या नहीं है? बेवफा नहीं है। अच्छा सर, आखिरी बात जाते जाते मैं आपसे एक दिल से सवाल पूछना चाहता हूँ। ये हमने लिखा नहीं, मैं सिर्फ सोचता हुआ आ रहा था कि कोई एक शख्स जिसको सबका पता हो, तकरीबन उसने देखा हुआ हो, उससे मैं पूछूंगा सर, और सीरियस जवाब चाहता हूँ मैं इसका। सर, हमारा मुल्क बच तो जाएगा ना? इंशाल्लाह बचेगा। और ये मैं कोई किताबी बात नहीं कर रहा, कोई मैं कागजी नारा नहीं लगा रहा। हाँ। उसकी एक वजह पता है क्या है? दो वजूहात हैं। एक तो आप हैं। अरे भाई, आप कनाडा छोड़ के पाकिस्तान वापस आए ना, हाँ। तो पाकिस्तान में कुछ है तो आप वापस आए ना। ऐसा है, ऐसा है। आया ना। हाँ। तो जो लोग पाकिस्तान से भाग रहे हैं उनको भागने दें, आप जैसे लोग वापस भी तो आ रहे हैं। ऐसा है। और दूसरी बात, ये जो सामने नौजवान बैठे हुए हैं, इनके देखें जो चेहरे हैं, इन पे आपको जहानत की चमक भी नज़र आ रही है, और जो इन्होंने सवाल किए उसमें जुर्रत भी है और तजस्सुस भी है। ऐसा ही है। और जिस जोश और वलवले से तालियां बजाते हैं तो ऐसा लगता है किसी की बैंड बजा रहे हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो इसलिए ये नौजवान जो हैं, ये भी हमारी उम्मीद हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा एक साल हुकूमत कोई भी हो पाकिस्तान में, किसी भी पार्टी को हुकूमत मिले, लेकिन अगर आपने वक्त पे इस साल के अंदर अंदर इलेक्शन करवा दिए, लेकिन लगा दिया मैंने साल, लगा दिया लेकिन, अगर आपने इलेक्शन करवा दिए और आइनी तकाजा पूरा कर दिया और इस आइन पे चलते रहे, तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत रोशन है इंशाल्लाह। लेकिन अगर आप आइन से इन्हराफ करेंगे, आइन को छोड़ेंगे, तो फिर ये लोग आपको नहीं छोड़ेंगे। ये बात तो ठीक, मुझे छोड़ने, हुकूमत को ना छोड़े। ख़वातीन और हज़रात, मेरे साथ मौजूद थे हामिद मीर साहब। आमतौर पर हामिद सर, मैं कमाल की बात करता हूँ शो के आखिर में, लेकिन आज थ्रू आउट शो में हामिद साहब ने इतनी कमाल की बातें की कि मेरी कमाल की बात छोटी लगी। ख़वातीन आज़ाद, आपकी घड़ियों में बज रहे हैं 11:55। सर हामिद, 11:55 पे आप क्या करते हैं रात की? मैं अक्सर उस टाइम पे सो जाता हूँ। ख़वातीन आज़ाद, आप उस टाइम पे मत सोइएगा, सही टाइम पे सोइएगा, सुबह उठिएगा, पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरीन कीजिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।